आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक ही रही। आरबीआई ने दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, एसएलआर जरूर उन्होंने ½ % कम किया और होम लोन पर जो महंगे बड़ी साइज के होम लोन से 75 लाख से ज्यादा के उन पर रिस्क वेटेज घटाया है। महंगाई अभी भी आरबीआई के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर के संकेतों को आप समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ दिख रही है, आगे रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। तो आज की पॉलिसी और भविष्य की उम्मीदों पर हम कर रहे हैं ये खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता साहब, शोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एमडी जेसी शर्मा साहब, के रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीर साहब और साथ ही सिट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा साहब भी। तो ये तमाम गेस्ट हैं जो इस पॉलिसी का पूरा विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन बता दूं आपको इससे पहले कि जो कुछ भी आज की पॉलिसी में हुआ है और आज की पॉलिसी में साफ तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये कि आरबीआई ने ब्याज की दरें जस की तस रखी है, थोड़ी सी एसएलआर में ½ % की कटौती की है, ये एक परिवर्तन किया गया है। लेकिन हमारे साथ एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता साहब है और पहला सवाल गुप्ता साहब मैं आपसे लेना चाहता हूं। क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरें तो कम नहीं की गई, ये बताइए कि पॉलिसी आपको कैसी लगी? देखिए, किसी ने भी जो है ये अनुमान तो नहीं था कि पॉलिसी में कुछ रेट कट होगा एक्चुअली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिसी जो है वो मार्केट की अपेक्षा के अनुसार ही आई है एक्चुअली। लेकिन जो कमेंट्री गवर्नर साहब ने दी और डिप्टी गवर्नर साहब ने दी, उससे कुछ उम्मीद तो बनती है कि शायद आगे जाके रेट कट हो सकता है। सो इन्फ्लेशन का जो उन्होंने एक बैंड दिया है, वैसे तो काफ़ी बड़ा बैंड है, 2% से लेके 3.5% तक का फॉर द फर्स्ट हाफ, और उसके बाद 3.5 से लेके 4.5% दूसरे हाफ के लिए। काफ़ी बड़ा बैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिप्टी गवर्नर ने कहा कि अगर संभावना होगी तो वो देख सकते हैं कि क्या पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ओवरऑल पॉलिसी जो है वो तो मार्केट की अपेक्षा के हिसाब से ही आई है। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट उन्होंने किया है उसको देखकर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना दिख रही है। लेकिन मदन फडणवीस साहब को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, के रेटिंग से हमारे साथ हैं। सर बताइए, क्या आपको लग रहा है उम्मीद के मुताबिक की पॉलिसी रही है और क्या कुछ खास बात आपने इस पॉलिसी में नोट की है? नहीं, ये पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, क्योंकि हमें भी यही एक्सपेक्टेशन था कि रेट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन स्टैंड जो उन्होंने लिया है, आई थिंक दैट इज क्वाइट डिफरेंट, जो काफी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि पिछले पॉलिसी में जो भी कंसर्न्स था इन्फ्लेशन पे, वो हमेशा कॉस्ट साइड पे था, सप्लाई साइड पे था, फूड इन्फ्लेशन या ऑयल इन्फ्लेशन पे था। लेकिन अगर अब इस पॉलिसी में देखेंगे तो आई थिंक द स्टैंड हैज चेंज मोर ऑन द डिमांड साइड। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि वेज पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि ये पे कमीशन का जो भी रिपरकशंस है इन्फ्लेशन पे वो आ सकता है। और दूसरी बात, ये लोन वेवर्स की बात जो कर रहे थे आरबीआई गवर्नर, दैट एक्चुअली मीन्स जो फिस्कल डेफिसिट में का टारगेट्स जो विल नॉट बी मेट, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी। तो जो स्टैंड्स है ऑन इन्फ्लेशन कॉशन जो दे रहे थे, हैव मूव फ्रॉम सप्लाई साइड टू डिमांड साइड। आई थिंक यही सिग्निफिकेंट पॉइंट है इस पॉलिसी में। सही कह रहे हैं आप सर कि ये फॉर्म लोन वेवर और साथ ही पे कमीशन का जो इससे महंगाई बढ़ने का खतरा अभी भी बरकरार है। इस पर मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक कॉर्पोरेट रिएक्शन लिया जाए। शोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एमडी जेसी शर्मा साहब हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए पॉलिसी में कुछ है? जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप देखो तो किसी को भी अपेक्षा नहीं थी सरकार को छोड़ के कि आरबीआई इस बार जो है रेट कट करेंगे। बट साथ साथ में उन्होंने जो 2 काम किए हैं जो हमें अच्छे लगे, एक तो एसएलआर जो है उन्होंने कम किया है, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। और अब जिस तरीके से एमसीएलआर रेट्स बैंक की जो कम हो रही है ओवरऑल, उसका बेनिफिट हमें पास ऑन होना शुरू हो गया 2017 से। हम 2016 तक कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक रियल एस्टेट की कंपनी हाउसिंग सेक्टर के अंदर में विद द काइंड ऑफ रिस्क वेटेज आरबीआई पुट्स बिफोर द बैंक कि हमारी इंटरेस्ट रेट 10% से कम हो सकती है। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आरबीआई की रेट कट नहीं होने के बावजूद भी हमें भरोसा है कि हमारी इंटरेस्ट रेट हम 10% से कम ले पाएंगे। और इसका नतीजा यही है कि जिस तरीके से सिस्टमिकली आरबीआई ने इन्फ्लेशन कम किया है, आरबीआई ने एमसीएलआर रेट को इम्प्लीमेंट किया है, बैंकों को जो जिस तरीके से लिक्विडिटी ड्रिवन जो नज कर रही है रेट कम करने की, उसका फायदा सिस्टम के अंदर में, होम लोन के अंदर में और रियल एस्टेट सेक्टर को साफ नजर आ रहा है।
तो आपके सेक्टर पर जो कुछ खास बातें हुई हैं उस पर मैं आपसे विस्तार में और आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले संजय सिन्हा साहब से बात करते हैं मार्केट के लिहाज से। सिन्हा साहब, लाइफ टाइम हाई पर जाकर बंद हुआ है बैंक निफ्टी आज। पॉलिसी के बाद जो बड़ी तेजी बनी है 23,500 के ऊपर निकल के, क्या बैंकिंग शेयरों के लिए, बैंक्स के लिए वाकई में पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है? देखिए, पॉलिसी में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज जिस तरह से क्रेडिट ऑफटेक में स्लो डाउन हो गया है, एक क्षेत्र है जिसमें कि आज भी क्रेडिट ऑफटेक काफ़ी अच्छा है और वो है हाउसिंग सेक्टर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो राहत दी गई है इन टर्म्स ऑफ द रिस्क वेटेज टू द हाउसिंग लोन्स, आई थिंक वो एक ज़रूर एक बैंक्स के लिए एक बूस्टर शॉट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा ये कि SLR को घटा के अब 20% कर दिया गया है, तो और लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में उपलब्ध हो गया है। तो ये दो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, दूसरा टैक्टिकल पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। और आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जिसके कारण मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल आया है, वो है उनका टोन। इस पॉलिसी के साथ उनका टोन पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, जिसको कहते हैं डविश हो गया है, और उससे एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जो उनकी अगली पॉलिसी है 2 अगस्त को, उसमें फिर 25 बेसिस पॉइंट की कट की संभावना खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये कारण है जो कि आज बैंकिंग इंडेक्स को इस हाई पर ले आए हैं। जो टोन की बात आप कर रहे हैं सिन्हा साहब, उसी पर एक सवाल और मैं लूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि गवर्नर साहब ने एक सवाल के जवाब में जो टोन बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले गुप्ता साहब, SBI के MD हमारे साथ हैं, उनसे एक सवाल ले लिया जाए SLR को लेकर। सर ये बताइए, ये SLR में जो 0.5% की कटौती की गई है, इससे बैंक्स पर कितना असर पड़ेगा, लिक्विडिटी कितनी बढ़ेगी? देखिए, SLR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 साल से जो है वो लगभग लगातार उसको कम करता जा रहा है, क्योंकि बैंक्स जो है एक LCR की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी वजह से SLR को कम करना ही है RBI को। तो SLR कम करने से फ़ायदा बैंक को ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं वो पैसा कहीं और लगाया जा सकता है। लेकिन अभी की अगर आप हालत देखेंगे तो इस वक्त बैंक्स में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। बैंक्स लगभग 7 से 8% एक्सेस SLR अपनी बुक्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा पैसा जो बैंक्स में अभी लिक्विड के रूप में है वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी आया है। तो इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो तो कोई नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स के पास ऑलरेडी पैसा एक्सेस है, अभी तो क्रेडिट की डिमांड नहीं है। तो पैसे की अवेलेबिलिटी और लिक्विडिटी जो है वो एक इशू नहीं है क्रेडिट के लिए। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो लेंडिंग के हिसाब से कोई नहीं आएगा। ठीक बात है। एक चीज़ और बताइए शर्मा साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये होम लोन पर जो रिस्क वेटेज कम किया गया है, खासतौर से थोड़े महंगे वाले होम लोन्स में 30 लाख से कम पर तो पहले से भी यही था, अब 75 लाख, मेरे ख्याल से 75 लाख से ऊपर के होम लोन्स पर ये जो रिस्क वेटेज कम किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब क्या लोन सस्ते होंगे या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पैसा जो सस्ते रेट पर जुटाना होगा, रियल एस्टेट कंपनियों को फ़ायदा होगा? क्या असर पड़ने वाला है आपके सेक्टर पर? देखिए, हमें जो बताया जाता है, आपके पैनल में तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो ज़्यादा उस पर डिटेल से कह पाएंगे कि आज जितनी रिस्क वेटेज हमारे सेक्टर के अंदर में है, वर्ष से जितनी रिकवरी की जो रिस्क कम है, उस हिसाब से एक एनोमली है जो चली आ रही है कई सालों से, कि आप रियल एस्टेट के अंदर में फंडिंग कम करो, और जिस वजह से जहाँ फंडिंग करते हैं वहाँ पे उनका पैसा जो है अटकता है, रिकवरी अटकती है, क्योंकि एक टेंजिबल एसेट्स नहीं मिलता है और टेंजिबल कैश फ्लो जो है समझ में नहीं आता है लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आज के इस लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट के अंदर में एक हाउसिंग सेक्टर को सरकार ने और बैंकों ने एक ग्रोथ का सेक्टर समझा है और जिस तरह से उसको पुश कर रहे हैं, उसमें जितने भी पिलर्स हैं सब जिस रूप में हमें सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, उससे मेरे को मानना है कि आज ये रिस्क वेटेज भी जो है उसका ही एक एक्सटेंडेड आप बोलो हिस्सा है या अप्रोच है या डायरेक्शन है,
जिसका फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि जो कैपिटल अवेलेबल है सारी बैंकों के पास में, उसमें अगर हमारे सेक्टर के अंदर में लोन देते वक्त उनको ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड करनी पड़ती है रिस्क वेटेज के हिसाब से, और वो अगर कम होती है और उसके लिए हायर लोन पे भी अगर वो कम होती है तो उतनी एक्स्ट्रा कैपिटल अवेलेबल मिलती है उनको टू लिवरेज टू गिव मनी। ये मेरे को समझ में आता है और इसका डेफिनेटली ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस हमारे सेक्टर के अंदर में स्पेशली होम लोन के अंदर में असर दिखेगा। जो कह रहे हैं शर्मा साहब, मैं वो गुप्ता साहब को ही पूछ लूं। गुप्ता साहब ये बताइए, फिर जो होम लोन पर जो ये रिस्क वेटेज कम किया गया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, होम लोन में दो चीज़ें की हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एक तो जो है रिस्क वेट कम किए हैं। रिस्क वेट कम करने की वजह से जो बैंक्स को कैपिटल कम मेंटेन करना पड़ेगा, और दूसरा जो रिजर्व बैंक ने किया है, जो लोन स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं बैंक की किताबों में, उसके ऊपर भी बैंक को प्रोविजन करना होता है। जो उसका जो अभी तक का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 0.4% जो है वो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग होता है, अभी उसको घटा के 0.25% कर दिया है। तो ये प्रोविजनिंग कम होने की वजह से भी बैंक को जो है कैपिटल में फायदा होगा। जो बड़ा फर्क आया है वो है रिस्क वेट्स में। रिस्क वेट्स में भी जो ज़्यादा चेंज हुई है वो बड़े लोन्स में हुई है। जो लोन 75 लाख से ज़्यादा के जो लोन हैं उसमें जो ऑलरेडी रिस्क वेट था वो 75% था, उसको कम करके 50% कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी बैंक को सहूलियत मिलेगी। लेकिन ये जो फ़ायदा है वो जो लोन आज से सैंक्शन होंगे सिर्फ उनके ऊपर है, एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर नहीं है। इसका जो है हम बैंक में कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्ट कितना फ़ायदा बैंक को होता है, और उस हिसाब से अगर हमको अपने होम लोन के रेट में चेंज करना होगा तो वो किया जाएगा। लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो हमको अभी करना बाकी है। बिल्कुल। तो ये बात हुई होम लोन्स की। अब 2-3 मुद्दे और हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग। एक तो ये कि जीएसटी को लेकर आरबीआई क्या सोच रहा है, जीएसटी लागू होने पर कितनी चिंता है। दूसरा, ये कर्ज माफी को लेकर बड़ा पूरा विवाद चल रहा है, इस पर आरबीआई का क्या स्टैंड है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर खास चर्चा, और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। सिट्रस एडवाइजर के संजय सिन्हा साहब हैं, के रेटिंग्स के मदन फडणवीस साहब हैं, एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता साहब हैं, और साथ ही हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जो अब हम उनसे बात करें और पूछें कि भाई क्या कुछ हो रहा है, ये सारा एक्शन जो दिख रहा है। फडणवीस साहब, पहले तो ये बताएं, ये जो जीएसटी को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी सी चिंता जो बताई है आरबीआई गवर्नर ने, क्या वाकई में इसके चलते हुए अगली पॉलिसी में एक बार फिर से रेट ना घटाएं, जीएसटी का पूरा किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है ऐसा वो देखेंगे, या क्या कुछ होगा, इसको लेकर कितनी चिंता है? तो अगर हम ये जीएसटी का फैक्टर देखेंगे और पिछले पॉलिसी और ये करंट पॉलिसी में काफ़ी फर्क है जो आरबीआई का व्यू है। पिछले पॉलिसी में आरबीआई ने डेफिनेटली दे फ्लैग दिस थिंग ऑफ जीएसटी, जिसका जो पोटेंशियल इन्फ्लेशन हो सकता है कि जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वील हैव टू वेट एंड सी एज टू हाउ इन्फ्लेशन गेट्स इम्पैक्टेड। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा लगता है कि दे हैव डन देयर ओन एनालिसिस टू सी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज न्यू जीएसटी रेट्स व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और उनको ये लगता है कि ये नॉन इन्फ्लेशनरी होगा। तो इसलिए उनके जो स्पीच जो डॉक्यूमेंट है, it has been mentioned very clearly that GST is not likely to be a major factor. Now, मेरे ख्याल में we'll have to wait for July 1st to see when it's implemented. तभी देखा जा सकता है कि अगर GST का कोई इम्पैक्ट होगा, स्पेशली सर्विसेज पे हो सकता है, फूड आइटम्स पे होगा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पे होगा। ये तो मेरे ख्याल में we have to wait and see. It's a bit difficult to say. Maybe this is one of the reasons why the RBI also has held back any cut in interest rates. तो वैसे तो उन्होंने डायरेक्टली अपफ्रंट नहीं बोला है कि जीएसटी कंसर्न है इन्फ्लेशन के लिए, पर मेरे ख्याल में समय एट द बैकग्राउंड दे हैव बीन कीपिंग दिस पर्टिकुलर फैक्टर इन माइंड व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन ऑन स्टेटस को। गुप्ता साहब, ये कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। आरबीआई तो ये मान रहा है कि कर्ज माफी ठीक नहीं है, और उन्हें लगता है कि इससे ये महंगाई भी बढ़ेगी, और दूसरा जो किसानों के बीच में डिसिप्लिन है वो भी नहीं होगा। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो दो तरह से आता है।
उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट तो ये आता है कि जैसे ही जो है सरकार जो है वो कर्जा माफ़ करेगी तो बैंक में जो आउटस्टैंडिंग है वो फार्मर्स को भरने की बजाय वो पैसा जो है बैंक्स को गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैंक्स के एनपीए भी कम हो सकते हैं, बैंक में जो है वो फ्रेश लैंडिंग जो है वो भी किया जा सकता है किसानों को। तो एक इम्पैक्ट ये है उसका। दूसरा ये है कि उसकी वजह से थोड़ा सा क्रेडिट डिसिप्लिन के ऊपर फर्क तो पड़ता है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, उसमें एज ए बैंक तो जो सरकार उसमें फैसला लेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे एक्चुअली। तो ये है कर्ज माफी पर आरबीआई का स्टैंड। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे दो चीजों की। एक तो ये कि क्या अगली पॉलिसी में ब्याज दरें घटेंगी, और दूसरा ये कि आरबीआई गवर्नर साहब ने एक सवाल जो उनको पूछा गया उसका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दिया। उसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या सवाल था, क्या जवाब था, क्या मतलब निकाला जाए, इस पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। क्रेडिट पॉलिसी पर खास पेशकश, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जेसी शर्मा साहब हैं शोभा लिमिटेड से, एसबीआई से पीके गुप्ता साहब हैं, साथ ही केयर रेटिंग से मदन फडणवीस साहब हैं, और साथ ही सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा साहब भी। सिन्हा साहब, पॉलिसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब से एक सवाल पूछा गया है भाई कि एमपीसीसी की जो मीटिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ होने वाली थी उसमें क्या मिनिस्ट्री आप पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि रेट घटाइए। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब दिया, कहा कि उन्होंने हमें बुलाया था लेकिन हमने मना कर दिया जाने से। तो क्या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तलवारें खींचती हुई दिख रही है, या फिर मतलब थोड़ा आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सोच थोड़ी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा लगा आपको? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ अनिल जी कि ये आरबीआई के ऑटोनॉमी को असर्ट करने का एक एग्जाम्पल सामने आया, क्योंकि ये जो उनका जवाब था इसको आपको 4 घटनाओं के बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा। सबसे पहला तो जब एमपीसी का गठन हुआ था उस समय रघुराम राजन थे आरबीआई के गवर्नर, और उस समय ये समझा जा रहा था कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का बैकडोर एंट्री है इनटू द ऑटोनॉमी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एमपीसी का गठन हो गया, एमपीसी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ और जो आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी उन 2-3 महीनों में, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आता था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल सामने आते थे और स्टेटमेंट देते थे। तो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री लीड कर रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी पिछलग्गू है। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि आरबीआई के गवर्नर कुछ जगह पर गए तो उनको हैकल कर दिया गया, जैसे कलकत्ता में उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। तो ये तीसरी घटना। और चौथी कि गवर्नर को 2-2 बार पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। तो एक धीरे धीरे एक सॉर्ट ऑफ भावना क्रिएट हो रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब उतना ऑटोनोमस नहीं रहा जितना कि उसको समझा जाता था। इसलिए इस सवाल के जवाब में उन्होंने जिस स्ट्रिक्ट तरीके से जवाब दिया कि नहीं, उन्हें बुलाया गया था बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मेरे ख्याल से एक स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो आज भी बरकरार है, और अगर उस पर अगर कोई ट्रांसग्रेस करता है या उस पर कोई उन पावर को कम करना चाहता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके कारण इसमें सजग है। और इसलिए बड़ा 2 टूक सा जवाब उन्होंने दे दिया कि यस वी रिफ्यूज्ड। ओके, तो ये है इस वक्त इस पूरा विश्लेषण क्रेडिट पॉलिसी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता साहब, संजय सिन्हा साहब, मदन फडणवीस साहब और साथ ही जेसी शर्मा साहब इस खास चर्चा में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे कि पॉलिसी का डायरेक्शन साफ है। भले ही इस बार आरबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, लेकिन जिस तरह से आगे इन्फ्लेशन के टारगेट्स रखे हैं और जो सिचुएशन दिख रही है उसको देखते हुए अगस्त की पॉलिसी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आप कर सकते हैं। क्रेडिट पॉलिसी के इस खास शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।